जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य 75 डेज के तीसरा दिन में। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन लेके आ गए हुए 15 सीरीज के साथ। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। चलिए देखते हैं अब। ठीक, तो क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए कुछ बीते सालों में देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है कि आपको शब्दों में दे देगा और इसको क्या करेगा, इसको बोलेगा कि इसका समीकरण लिखें और इसको संतुलित करें। तो वही क्वेश्चन दिया, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, पहले तो समीकरण लिखना, उसके बाद उसको क्या करना है, संतुलित करना। चलिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है जिंक और जिंक का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे। ठीक, जिंक का अभिक्रिया क्या करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट से करवाएंगे। तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट और उधर क्या सिल्वर बन जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जिंक का हम लोग जानते हैं कि होता है Zn। क्या होता है संकेत, या रासायनिक सूत्र कहते हैं Zn। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, तो सिल्वर का हो जाता है हमारा Ag। ठीक, और नाइट्रेट का हो जाता है NO3। ठीक, क्या हो जाता है हमारा NO3। तो हो जाएगा जिंक प्लस AgNO3। तीर चिन्ह है तो हम लोग तीर चिन्ह दे दिए। ठीक, फिर है जिंक नाइट्रेट। ठीक, जिंक नाइट्रेट। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये जो Zn है, ये Zn इसका संयोजकता 2 होता है। क्या होता है, संयोजकता इसका 2 होता है। और ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, इसका इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, ऐसे इंटरचेंज हो जाता है। चलिए तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। ठीक, तो हमारा आ जाएगा जिंक नाइट्रेट का क्या, Zn और नाइट्रेट NO3 का होल 2। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए फिर प्लस है तो प्लस, सिल्वर का Ag होता है तो Ag दे दी। चलिए अब देखें, ये तो हम लोग लिख दिए क्या, समीकरण। अब इसको हम लोग संतुलित कर दें। देखिए इधर क्या है, एक Zn, एक जिंक है, इधर भी क्या है, एक जिंक है। ठीक, अब क्या है, इधर Ag इधर 1 है, तो इधर भी क्या है, Ag 1 है। NO इधर 1 है, लेकिन इधर क्या है, NO इधर 2 गो है। ठीक, NO की संख्या क्या है, 2। ये जो इसको हम लोग होल 2 भी कहते हैं, ये क्या NO3 टोटल के लिए क्या है, 2 है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको संतुलित करने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित करने का कार्य। इसे तो हम लोग संतुलित करने के लिए देख लिए थे कल। चलिए हम लोग न्यू स्लाइड लेके वहां समझ, नहीं तो यहाँ ही कर देते। देखिए Zn इधर क्या है, 1 है। ठीक, लेकिन इधर भी Zn 1 ही है। ठीक, Ag इधर 1 है, इधर भी Ag 1 है, लेकिन NO3 इधर 1 ही है, लेकिन इधर NO क्या है, NO3 क्या है, 2 है। तो हमको क्या करना है कि इसको इधर NO3 को 2 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। AgNO3, अब ये क्या हो गया, Ag 2 हो गया और NO3 भी 2 हो गया। क्या हो गया यहाँ दोस्तों, Ag भी 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया। चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाता है, हम लोगों को 2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag। वहां भी क्या हो गया, Ag की संख्या 2 हो गया, और इधर भी Ag की संख्या 2, और NO3 की संख्या 2, और इधर भी NO3 की संख्या 2 हो गया। अब बच गया Zn, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो गया Zn प्लस 2AgNO3 तीर चिन्ह Zn NO3 का होल 2 प्लस क्या आ जाएगा, नेट। बता दें दोस्तों कि यहाँ कैपिटल O होगा। ठीक, कैपिटल होगा। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2Ag। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। और ये क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये हमारा संतुलित समीकरण। चलिए तो नेक्स्ट जो है हम लोग इसको भी देख लें। ठीक, थोड़ा इसको, चलिए
ठीक, पहला है सोडियम को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन हमको मिलेगा। चलिए देखिए, सोडियम का हम लोग जानते हैं क्या होता है Na, क्या होता है Na। जल का होता है H2O, दे दिए तीर चिन्ह दे दिए। फिर कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का होल 2 होता है ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इधर हमको क्या मिलेगा हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा हाइड्रोजन द्विपरमाणु के, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग H2 लिखेंगे। अब देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं। देखिए इधर नाइट्रोजन, इधर सोडियम एक है, इधर भी सोडियम क्या है ठीक, इधर सोडियम क्या है एक है, इधर भी सोडियम क्या है एक है। लेकिन देखिए इधर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो दो है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन इधर दो और है, तो मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन टोटल इधर क्या है 4 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना टोटल 2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ अगर 2H2O कर दें तो नहीं हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा ये Na प्लस 2H2O तीर चिन्ह NaOH का होल 2 प्लस H2। ठीक, चलिए ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समीकरण और ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप क्या करें कमेंट्स में बताएं, और कहाँ किस चीज को समझने में दिक्कत होता है ये भी बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री, चलिए ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्षारक को अधिक मिलाने पर OH प्लस क्या है, OH ऊपर में प्लस होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा नीचे हो गया। ठीक, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक, OH प्लस होना चाहिए। ठीक है, OH प्लस की सांद्रता पर किस प्रकार पर, कहने का मतलब यह है कि हम कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग एक विलयन बनाएंगे। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें एक विलयन बनाएंगे और हम लोग उसमें क्या डालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, क्या करेंगे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में डालेंगे। ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा विलयन पे पूरा, जैसे कि इसका कहने का इसे समझिए कि मतलब है कि हम लोग क्या करें एक शरबत बनाएं, शरबत में हम लोग जानते हैं चीनी और पानी डालते हैं, बना दिए, उसके बाद ही बोल रहा है कि चीनी और हम डालेंगे उसमें, क्या बोल रहा है कि हम उसमें और चीनी डालेंगे तो उस शरबत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जस्ट लाइक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। ठीक, ठीक, न्यू स्लाइड लेकर समझते हैं। ठीक, तो इसका तो कहने का मतलब है, तो मान लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, क्या होता है NaOH, OH का होल 2 दे सकते हैं हम लोग। ठीक, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक मिनट, NaOH। ठीक, NaOH होता है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं, क्या करते हैं जल में, इसको जब क्या करते हैं हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है Na प्लस और OH माइनस मिलता है हम लोगों को, क्या मिलता है Na, एक मिनट, Na माइनस और OH प्लस हम लोगों को क्या होता है हम लोगों को मिलता है। ठीक, अब बोल रहा है ये जो हम लोग इसको जल में घोले हैं, हम लोग क्या किए इसको जल में घोले हैं, इसमें और बोल रहा है कि OH प्लस डालने के लिए, क्या बोल रहा है OH प्लस बोल रहा है और डालो। ठीक, ये बोल रहा है OH प्लस इसमें और डाल लो।
ठीक। तो बोल रहा है कि ये जो हमारा विलियन है, ये जो हमारा क्या बना विलियन, ठीक। ये बोल रहा है कि इस विलियन पे अब क्या प्रभाव पड़ेगा, बोल रहा है कि अब इस विलियन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो हमको सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक। और बोल रहा है इसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, जब इसमें और हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड की संख्या अधिक होगा मतलब कह सकते हैं कि क्या होगा, इससे विलियन का सांद्रता बढ़ेगा। क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगा, ठीक। इसका क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखते हैं अब स्लाइड क्या है, ओवरव्यू देख लेते हैं। चलिए, कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में अतिरिक्त क्षार जोड़ने का अर्थ है कि अधिक हाइड्रोक्साइड आयन जोड़, मतलब देखिए दोस्तों ये जो हमारा क्षार होता है, क्षार एक तरह से हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक। उसको क्या करा इसमें और देने, और जोड़ने का अर्थ हो गया, और जोड़ने का हो गया कि क्या हो गया, और जोड़ने का अर्थ हो गया कि हाइड्रोक्साइड को जोड़ना, मतलब क्षार डालना मतलब हाइड्रोक्साइड को जोड़ना, और हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा तो क्या, हाइड्रोक्साइड आयन जब जुड़ेगा इसका सांद्रता क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलियन में डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पूछ रहा है कि एक जिंक है, क्या है, जिंक है, और एक आयरन सल्फेट का क्या है, विलियन है। आयरन सल्फेट का बोल रहा है विलियन है, उसमें हम लोग जिंक को डालेंगे तो उसपे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए देखिए, समझिए दोस्तों, ये मान लिया जाए आयरन सल्फेट का विलियन, ठीक। मान लिया जाए इस तरह समझते हैं, ठीक। ये क्या, एक आयरन सल्फेट का क्या है, विलियन। आयरन सल्फेट मतलब हो गया FeSO4, ठीक। मान लेते हैं कि FeSO4 का क्या विलियन है, और इसमें बोल रहा है जिंक डालने, क्या बोल रहा है, एक मिनट देख ले, जिंक, हाँ हाँ, बोल रहा है इसमें जिंक को डालने, क्या बोल रहा है इसमें, जिंक को डालने। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह में Zn ऊपर की ओर होता है, ठीक, और उसके नीचे Fe होता है, मतलब लोहा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रियात्मक समूह में जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब विस्थापित कर सकता है, उसको हटा सकता है, ठीक। तो वही होगा जब क्या होगा, हम लोग जिंक का अभिक्रिया, ठीक, देखिए, चलिए, ठीक। तो देखिए, कहता जिंक क्रियात्मक समूह में आयरन से उच्च स्थान पर रहता है। क्या होता है, आयरन से उच्च स्थान मतलब आयरन के ऊपर रहता है, ठीक। कह सकते हैं क्रियात्मक समूह में आयरन से ऊपर है कौन, जिंक, ठीक। जिस कारण आयरन सल्फेट के विलियन में जब जिंक को डाला जाता है तो आयरन को क्या कर देता है, ये आयरन को विस्थापित करता है। जैसे देखिए, चलिए, अगर हम लोग देखें Fe प्लस, ठीक, ये अधिक Fe नहीं, Zn प्लस FeSO4, ठीक। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ठीक। ये क्या बन जाएगा हमारा, Fe। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा हो गया आयरन सल्फेट, ये हमारा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में आयरन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित मतलब हटा दिया, हटा के कौन, वहां जिंक बैठ गया, तो अब ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक। और ये क्या हमारा Fe साइड कर दी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा कह सकते हैं, ठीक, अलग सब्जेक्ट पड़ जाता है, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, क्या होता है अपघटन, मतलब किसी चीज को तोड़ना फोड़ना ही अपघटन कहलाता है, या वियोजन, ठीक। चलिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, ठीक, तोड़ना फोड़ना हो गया। और वियोजन मतलब तो सीधा समझना, तोड़ना समझिए या अलग अलग करना, ठीक, या अलग अलग करना, ये समझिए। अपघटन मतलब तोड़ना फोड़ना, वियोजन मतलब अलग अलग करना, ठीक। तो वही कह रहा है
कि अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो कि तोड़ने फोड़ने का काम करते, तो उससे क्या समझते थे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एक यौगिक को, ठीक, किसी एक यौगिक को जब तोड़ा जाता है, मान लिया जाए कि एक्स वाई जेड को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। मान लिया जाए कि ये एक यौगिक है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्या होगा, ये एक्स वाई जेड को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड में बट जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व क्या होता है, एक यौगिक अनेक तत्वों में क्या होता है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक तत्व। चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक, तो ठीक, तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते, देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटने से, एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब क्या होता है कि इसमें जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि कोई यौगिक है, उसको जब तोड़ेंगे अलग अलग भागों में जब टूट जाएगा, तो मूल पदार्थ के गुण से जो टूटा हुआ भाग है उसका गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए एक हम लोग उदाहरण के द्वारा समझे। CaCO3, CaCO3 को क्या करेंगे, जब अभिक्रिया इसको जब तोड़ेंगे, ठीक, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, CaO प्लस CO2 में क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या होगा, ये CaO प्लस CO2 में क्या होगा, टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या है कि गोल्य दर्पण क्या है, एक गोल्य दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी बताएं। ठीक है दोस्तों, पहले तो पूछा, ये देखिए ये तो थोड़ा बिहार बोर्ड का आदत हो गया है कि एक क्वेश्चन में दो नंबर तो दो ही रहेगा, 2 नंबर का ही पूछेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन को सटा देता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है गोल्य दर्पण, दूसरा है कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसको करने पर प्रयास करते हैं। देखिए तो गोल्य दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्य दर्पण। देखिए लिखा हुआ है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्य दर्पण कहते हैं। ठीक, ये हो गया गोल्य दर्पण का परिभाषा दे दी हम लोग। कहता है वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो फोकस दूरी बता F बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध है। क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। क्या होता है, F बराबर R/2। चलिए तो F हमको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो F बराबर R का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर में, बटे क्या 2 होता है, तो 2 फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा F बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो हमारा F बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा F बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, पहला तो हो गया ये आंसर। ठीक, और दूसरा क्या हो गया, ये आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट्स में बताएं, हम लोग उसको क्या करेंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण में, कह रहा है अवतल दर्पण में फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तुरंत, अभी जस्ट हम लोग क्या इससे पहले देख के आए कि क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। क्या होता है, F बराबर R/2। तो कह सकते हैं कि दर्पण में ठीक कहेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सब्जेक्टिव में पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन
आया हो। ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादा रहता है, सब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि अवतल दर्पण और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो बराबर r/2 मतलब अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि दर्पण तो बहुत सारा है, ठीक, समतल है, अवतल है, उत्तल है, ठीक। तो हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक। तो चलिए इसका जितना खूबसूरत सवाल है उतना ही खूबसूरत जवाब देते हैं। देखिए पहला तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का गुण है वो क्या करेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक। और दूसरा है क्या क्या करता है, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, बड़े से चीजों को ये क्या कर सकता है, अपने में क्या कर सकता है, समाहित कर सकता है, जिस कारण से क्या होता है, ड्राइवर को कह सकते हैं, वाहन चालक को क्या, उसको देखने में, उसका अवलोकन करने में क्या होता है, आसानी होता है, ठीक। चलिए देखते हैं स्लाइड पे क्या कहता है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, जिससे चालक अपने पीछे के बड़े क्षेत्र का क्या अवलोकन कर पाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई त्रुटि है तो आप लोग कमेंट्स में करके बता सकते। ठीक, चलिए तो हमारा है उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए, अच्छा इसको हम लोग करते हैं बाद में, पहले देख लें ये क्वेश्चन। ठीक, यह है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि हम लोगों का अवतल दर्पण जो बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक, और इधर बना दे ये है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए अब इस पे बात करते हैं। ठीक, अब कहता है पहला नंबर, कहता है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। वक्रित का मतलब होता है, ठीक, वक्रित का अर्थ होता है उभरा हुआ। क्या होता है दोस्तों, उभरा हुआ। ठीक, कहता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है ये, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक, लेकिन क्या देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण, इसका क्या है परावर्तक सतह, ये है क्या है बाहर की ओर, इस तरह क्या है बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण, कहता ये अवतल दर्पण है, कहता अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित रहता है, मतलब उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। देखिए ये उभरा हुआ बोलते हैं, हाँ धसा हुआ रहता है, कह सकते हैं धसा हुआ है। वक्रित है मतलब, वक्रित का मतलब गोल होता है दोस्तों, वक्रित का मतलब वक्रित का मतलब क्या होता है, गोल। तो मैं बोला अंदर, ये बाहर की ओर गोल होता है और ये क्या होता है अंदर की ओर गोल होता है। देख सकते हैं ये हम लोगों का क्या हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। ठीक, अब कहता है दूसरा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, लेकिन इसका फिर कहता है अवतल दर्पण में जो है ना दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण के तुलना में कम होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण की तुलना में अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक, चलिए देखिए फिर कहता है उत्तल दर्पण का वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में ये क्या बोलते हैं, जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब वो आभासी प्रतिबिंब, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब कौन बनता है, उत्तल दर्पण, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है फिर कि हमारा अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण है आगे ये बनाता है अपने आगे ही, लेकिन एक दर्पण जब हम लोग क्या करेंगे, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तो क्या इसको पीछे और बड़ा बना देता है, तो वह हमारा काल्पनिक हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार का बना था। ठीक, कहता यह दर्पण के साइड, यह दर्पण वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्या करता है, उपयोग होता है। और ये क्या होता है अग्रद्वीप में, देखिए ये साइड के आईना जो रहता है उसको देखने में यूज होता है उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या होता है गाड़ियों के हेडलाइट में, क्या होता है गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयोग होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थान बताएं। कह रहा है कि आप एक उत्तल दर्पण लीजिए, ठीक, चलिए एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोग एक उत्तल दर्पण लीजिए, ठीक। चलिए मान लिया कि हम लोगों ने एक उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक। हम लोग एक क्या किए, उत्तल दर्पण ले लिए। अब कह रहा है इसका जो प्रधान अक्ष पर इस पे एक वस्तु रखा हुआ है, क्या रखा है, एक वस्तु रखा हुआ है, जिसका बीम के लिए क्या कीजिए, एक किरण आरेख खींचने वाला क्या करा है। हम लोग जानते हैं ये समांतर जब आता है तो ये क्या होता है, ये तिरछा मुड़ जाता है, क्या होता है, ये तिरछा मुड़ जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये प्रकाश छिटक के इसके अंदर कहां से जाता है, तो ये कहां से चल जाएगा, ये फोकस से जाता है, कहां से जाता है, फोकस से जाता है, ठीक। दूसरा जो हम लोगों का प्रकाश की किरण आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा सी की दिशा में, क्या होगा, सी की दिशा में, वक्रता केंद्र पर। आप जानते हैं जो वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण आता है क्या होता है, वो उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। एक मिनट, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इस दिशा में लाना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो हमारा ये एफ हो गया, ठीक। और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं ताकि फिगर अच्छा से बन जाए, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरह से इस पे यहाँ लेना होगा इसे, ठीक। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि सी की दिशा में मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश आता है तो उसी मार्ग से क्या होता है, पुनः वापस लौट जाता है। लेकिन छिटक के क्या होगा, कुछ भाग पीछे जाएगा, क्या होगा, कुछ भाग ये सी से काटा और यहाँ हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, यहाँ हमारा दिख नहीं रहा दोस्तों, ठीक। ये मान लिया जाए कि ए बी वस्तु है हमारा, तो यहाँ क्या बनेगा, ए डैश, ये ऐसे, ठीक। ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। और हम लोग जान रहे हैं कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक। और कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, ठीक। चलिए अब थोड़ा स्लाइड में देख लेंगे, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, ठीक। तो कहता है ये देखिए हम लोग का ये प्रकाश की किरण आया, ऐसे लौट गया, ठीक। देखिए ऐसे प्रकाश की किरण आया, ऐसे लौट गया, ठीक। इस दिशा में क्या होगा, लौट, इनको छिटक के कहां से चल गया, ये हमारा फोकस से गया, ठीक। फिर क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण सी की दिशा में गया इस तरह, फिर इसी दिशा में क्या हो गया, लौट गया, ठीक। लेकिन छिटक के कुछ क्या चल गया, यहाँ सी पे आ गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ एक प्रतिबिंब बन गया, ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ ए बी हमारा क्या है, ए बी क्या है, हमारा वस्तु है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में। अब देखिए क्या रहा है इसका प्रकृति के साथ, हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, तो कैसा हो जाएगा, आभासी। और देख रहे हैं वस्तु इस तरह बना है, प्रतिबिंब इतना सा बना है, मतलब प्रतिबिंब कैसा, छोटा है। फिर अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो यहाँ ही होना चाहिए, आकार भी पूछा है तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा, तो यहाँ होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक। तो छोटा होना चाहिए, ऐसे एग्जाम ऐसे बना के लिखिएगा तो फिर अच्छा नंबर देगा, ठीक। फिर स्थान कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा लक्ष्य 75 डेज का तीसरा सीरीज यहीं खत्म होता है, ठीक। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक। जय।